नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 27 मई। तो 27 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 27 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। मतलब कि स्पोर्ट्स को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी किस राज्य द्वारा दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा। अगर बात करें कि स्पोर्ट्स को उद्योगों का दर्जा देने से क्या मतलब है और स्पोर्ट्स को उद्योगों का दर्जा देने से क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि खेलों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और इसमें जो भी व्यवसायी लोग हैं वो इसमें अपना इन्वेस्ट भी कर सकेंगे तथा इसके माध्यम से खेलों में रोज़गार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरामथंगा, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मिजोरम राज्य का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी की क्राइटेरिया में लगता है, मतलब कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। अगर बात करें मिजोरम राज्य से, तो मिजोरम राज्य ने कुछ समय पहले एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था M-COVID-19 ऐप। ये मिजोरम राज्य ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद बात करें तो हॉकी प्लेयर हैं मिजोरम की, एक हॉकी प्लेयर है, इनका नाम है लाल रेमी श्यामी इनका नाम है। और लाल रेमी श्यामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी चुना है। उसके बाद बात करें तो एक भारोत्तोलक हैं यहाँ के ही मिजोरम के, जिनका नाम है जेरेमी लाल रिनुंगा। तो 72 जो पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी 2020 में, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक का जो खिताब जीता था वो मिजोरम के भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिनुंगा के द्वारा जीता गया था। उसके बाद बात करें तो अंडर 17 मतलब कि अंडर 17 जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी और इस चैंपियनशिप का नाम था डॉक्टर BC राय फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप की जो विजेता टीम रही थी वो मिजोरम ही रही थी। उसके बाद बात करें तो मिजोरम का एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है चाप चारकोट महोत्सव। तो चाप चारकोट महोत्सव भी कहाँ मनाया गया है, तो ये मिजोरम राज्य में ही मनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो ये श्रम सिद्धि अभियान की जो शुरुआत की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मध्य प्रदेश द्वारा कोई भी योजना या कोई भी अभियान या कोई भी ऐप लॉन्च ना किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब ये श्रम सिद्धि अभियान है, तो श्रम सिद्धि अभियान की जो शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश में ही हुई है। और इस अभियान के माध्यम से होगा क्या, तो जो ग्राम पंचायत के जो स्तर होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा और इसमें उन लोगों के लिए भी रोज़गार दिया जाएगा जो कि मनरेगा के तहत जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी इसमें रोज़गार दिया जाएगा। तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को रोज़गार देने से संबंधित है श्रम सिद्धि योजना। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश से चलाई गई समस्त योजनाओं की। अगर बात करें तो अभी बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में ही हुई है। उसके बाद सबको मिलेगा रोजगार जो योजना है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई है। उसके बाद झाबुआ जिले के आजीविका मिशन की जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्होंने अभी दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की है। उसके बाद बात करें तो चरण पादुका पहल की भी शुरुआत किसने की है, तो मध्य प्रदेश ने ही की है। और भारत देश की पहली FIR आपके द्वार योजना, ये योजना भी मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च की है। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की दोबारा से भी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। वहीं मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा और की है कि कोविड-19 के चलते जितने भी पुलिस लोग हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कर्मवीर पदक से भी सम्मानित करेगी। उसके बाद बात करें तो संकल्प योजना की भी शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये मध्य प्रदेश में ही की गई है। विशेषतया जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है उमरिया ज़िला, तो उमरिया ज़िले की पुलिस के द्वारा ही संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। वहीं एक योजना और भी चलाई गई है जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है। और जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई है।
मैं दोनों योजनाओं में अंतर बता दे रहा हूँ। तो जीवन जो शक्ति योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा, तो जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। वहीं जीवन अमृत योजना में क्या है, तो आयुष विभाग द्वारा बनाया गया जो त्रिकुट चूर्ण है उसका वितरण किया जाएगा और ये फ्री में किया जाएगा इसका वितरण। क्योंकि ये चूर्ण किसी व्यक्ति के इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसके लिए मजबूत करता है। उसके बाद कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये मध्य प्रदेश ने ही की थी। उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी चलाया है। तो ये सब कार्यक्रम या फिर पहले थी या फिर योजनाएं थी जो कि मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। चूँकि मध्य प्रदेश प्रत्येक दिन का क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2020 से किस मंत्रालय द्वारा पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की जो घोषणा की गई है वो की गई है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके कि मंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो ये हैं मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। अगर बात करें ये जो हुनर हाट है ये इसका मतलब क्या है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा निर्मित जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी ये एक प्रदर्शनी है जिसको नाम दिया गया है हुनर हाट। और ये सितंबर 2020 से शुरू करने की घोषणा की है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। अगर बात करें ये जो शुरू की जाएगी ये जो हुनर हाट है ये शुरू किया जाएगा सितंबर 2020 में। तो इसकी जो थीम रहेगी वो थीम रहेगी लोकल टू ग्लोबल। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि एफडी योजना शुरू की गई है। तो सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना जो है वो शुरू की गई है HDFC बैंक के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को 5 वर्ष से ज़्यादा जो जमा राशि होगी उस पर 6.5% का ब्याज दिया जाएगा। अगर बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में। और CEO कौन है वर्तमान समय में HDFC बैंक के, तो ये हैं आदित्य पुरी। अभी HDFC बैंक भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया था, एक तो पॉइंट ये है HDFC बैंक से। उसके बाद एक अभियान भी चलाया गया था HDFC बैंक के द्वारा जिसका नाम था सेफ्टी ग्रिड। तो सेफ्टी ग्रिड अभियान भी HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद जो चाइना की सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में 1.01 की हिस्सेदारी भी खरीद ली है। तो ये 3 पॉइंट हैं HDFC से काफ़ी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को कितना मुआवजा देने की घोषणा की है। तो कोविड-19 से जो लोगों की डेथ हो गई है तो उन लोगों के परिवार को मुआवजे के रूप में जो बिहार राज्य सरकार देगी वो देगी 4 लाख रुपए। तकरीबन यहाँ 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर बात करें बिहार की, क्योंकि ये घोषणा की है बिहार राज्य सरकार ने, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और जो बिहार का हाईकोर्ट है पटना हाईकोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। अगर बात करें बिहार से संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो अभी बिहार राज्य सरकार ने 8,000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की भी घोषणा की थी। और रोजगार सृजन योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। उसके बाद कला बाजारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की भी घोषणा किसने की है, तो ये बिहार राज्य ने ही की है। उसके बाद बात करें तो राज्यों के स्कूलों में पॉस्को सेल भी स्थापित करने की घोषणा किसने की है, तो बिहार राज्य ने ही की है, ताकि स्कूलों में जो यौन अपराध हैं उन पर रोक लगाई जा सके। उसके बाद प्यार का पौधा अभियान ये इम्पोर्टेंट है। प्यार का पौधा अभियान ये भी चलाया गया है बिहार राज्य की सरकार के द्वारा, और ये वैलेंटाइन डे जो होता है उस दिन ये चलाया गया था। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही 15 साल
15 साल से जो पुराने डीजल वाहन हैं उनके परिचालन पे भी प्रतिबंध लगाया है बिहार राज्य ने। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत भी कहाँ से हुई है, तो ये बिहार राज्य से ही की गई है। और प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में की जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट थे आपके बिहार से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, तो ये 11 सदस्यीय एक समिति है जो कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा गठित की गई है। और इस समिति के अध्यक्ष होंगे राजेश भूषण। और ये समिति करेगी क्या, तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसमें किस प्रकार सुधार लाया जाना चाहिए, तो इसी से संबंधित सारे सुझाव पेश करेगी ये राजेश भूषण की अध्यक्षता वाली समिति। बात करें अगर राजेश भूषण की, तो राजेश भूषण ये वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्रालय के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं। वहीं अगर बात करें तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन भी अभी चर्चा में बने हुए हैं, तो क्यों, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उसके बाद काफ़ी समितियां भी अभी चर्चा में बनी हुई हैं, तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ समितियां। एक समिति थी शेकातकर समिति, एक समिति थी शेकातकर की अध्यक्षता वाली समिति। तो शेकातकर की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9304 पद के लिए ख़त्म करने की घोषणा की गई है। उसके बाद एक समिति है रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली समिति। और रोहित भारद्वाज वाली अध्यक्षता वाली जो समिति है वो गठित की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। और ये समिति क्या करेगी, तो इस समिति का कार्य होगा कि लॉकडाउन के बाद खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण को शुरू करने हेतु ये जो सुझाव प्रस्तुत करेगी भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए। उसके बाद बात करें तो एक है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति ये गठित की गई है पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा। और ये समिति क्या करेगी, तो लॉकडाउन के बाद जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए उससे संबंधित सुझाव पेश करेगी ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया की समिति, जो कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई है। उसके बाद एक समिति और अभी गठित की गई है सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति, ये गठित की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। और इस समिति की अध्यक्षता मतलब कि सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली जो समिति है इसका भी कार्य क्या होगा, तो तमिलनाडु राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए पुनः कैसे सुधारा जाए, पुनः कैसे पटरी पर लाया जाए तथा उसकी अर्थव्यवस्था को पुनः कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, तो इसी से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी ये तमिलनाडु राज्य सरकार को। तो यही है सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति। तो अभी 4 समितियां हो गई आपकी। एक है शेकातकर समिति, एक है रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली समिति, तीसरी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति, चौथी है सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति, और ये 5वीं हो गई है राजेश भूषण की अध्यक्षता वाली समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है, तो ये रीस्टार्ट पैकेज की जो पहली किस्त है वो जारी की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये पहली किस्त जारी की है। और इस किस्त से होगा क्या, तो लॉकडाउन से प्रभावित जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनको पुनः शुरू करने हेतु 450 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त प्रदान की गई है। मतलब कि लॉकडाउन से प्रभावित जो MSME के जो सेक्टर हैं, मतलब कि MSME मतलब कि इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो हिंदी में बोलते हैं तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। तो इस क्षेत्र के लिए
दोबारा से शुरू करने हेतु 450 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक ज़िला है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, जहाँ पे भारतीय रेल का पहला फन जोन भी स्थापित किया गया है। तो विशाखापट्टनम जो शहर है, इसी में एक LG पॉलीमर्स प्लांट स्थित है, जिसमें कि अभी ये शुरू किया गया था और शुरू करने के क्रम में इससे स्टाइरिन नामक गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण काफ़ी लोग हादसे का शिकार बने थे। उसके बाद बात करें तो CM ऐप भी लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा ही। उसके बाद एक ऐप और भी विकसित किया गया है, कोविड फार्मा ऐप। ये कोविड फार्मा ऐप भी किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की दोबारा से शुरुआत की है। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, अब उनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 3 वर्ष कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो अभी GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने भोगापुरम कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो भोगापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की घोषणा भी की है। एक योजना है आंध्र प्रदेश की जिसका नाम है नवरत्नालू पेदलांदिर की योजना। तो इस योजना के तहत जो सफ़ेद राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए 1 रुपये में आवास स्थल मुहैया कराया जाएगा। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित भी की है किसने? तो ये आंध्र प्रदेश ने ही स्थापित की है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने निकाय जो चुनाव होते हैं उनकी निगरानी हेतु एक निगाह ऐप भी विकसित किया है, या निगाह ऐप भी लॉन्च किया है। एक निगाह अभियान चलाया गया है, वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया और ये निगाह ऐप है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं PV सिंधु। उसके बाद बात करें तो भारत का पहला जो एक्वा मेगा फूड पार्क था उसकी स्थापना भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। और भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। उसके बाद बात करें तो भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन थी वो टाड़ीपत्ती रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में, टाड़ीपत्ती रेलवे स्टेशन से मुंबई के नाहवा सोबा बंदरगाह तक चलाई गई थी। फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य पर है। बात करें अगर सब्जी की तो उसमें है वेस्ट बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल। और आंध्र प्रदेश के द्वारा ही राज्य की 3 राजधानियां बनाने की भी मंजूरी दी गई है, जिसमें एक बनेगी विशाखापट्टनम जो कि होगी कार्यकारी राजधानी, दूसरी होगी अमरावती जो कि होगी विधायी राजधानी। उसके बाद तीसरी जो राजधानी होगी वो होगी कर्नूल जो कि होगी राज्य की न्यायिक राजधानी। उसके बाद दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर में ही खोजा गया है, जो कि सातवाहन शासक राजा विजय से संबंधित है। उसके बाद रेट की डोर डिलीवरी सेवा की शुरुआत भी किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने ही की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन नियुक्त हुए हैं? तो जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के जो प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है आवास झा। ये आवास झा हैं और ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब बात करें अगर विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की गठन तो हुआ था 1944 में, लेकिन प्रभाव में आई थी तो 1945 में। तो 1945 में मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर ये हैं भारतीय मूल की अंशुला कांत। और अभी विश्व बैंक के द्वारा ही चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त की गई थी, मतलब कि विश्व बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त की गई थी कार्मेन रेनहॉर्ट। ये भी क्वेश्चन अभी नियुक्ति अभी हुई है इनकी कुछ समय पहले ही। उसके बाद बात करें तो एक नियुक्ति और हुई है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखी है, इनका नाम है मोहित गुप्ता। तो मोहित गुप्ता की जो नियुक्ति हुई है, तो ये मोहित गुप्ता ये जोमेटो के सह संस्थापक बने हैं। जोमेटो जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, इसके ये सह संस्थापक नियुक्त किए गए हैं मोहित गुप्ता। अगर बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है गुरुग्राम
हरियाणा में। वहीं संस्थापक व CEO हैं जोमेटो के दीपेंद्र गोयल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस शोध संस्थान ने गेहूं की 2 वैकल्पिक बौने जीन, एक है RH14 व RH18 की मैपिंग की है? तो ये 2 वैकल्पिक बौने जीन हैं जो कि RH14 व RH18 की मैपिंग की गई है अगरकर शोध संस्थान पुणे के द्वारा, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इनकी मैपिंग क्यों की गई है? तो जो धान की खेती होती है, तो धान की खेती के बाद जब गेहूं की खेती होती है तो धान का जो पुआल होता है उसके लिए खेत में जला दिया जाता है। क्यों जलाया जाता है? ताकि खेत के लिए साफ़ किया जा सके। वैसे गांव में तो ले आते हैं, बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब कि काफ़ी हज़ार हेक्टेयर में जो लोग भूमि करते हैं, तो वो लोग पुआल के लिए जला देते हैं। तो वो जला देते हैं ताकि खेत के लिए साफ़ किया जा सके। लेकिन अब ये जो बौने जीन हैं, इनके माध्यम से अब गेहूं की ऐसी किस्म बनाई जाएगी जो जिसके लिए पुआल को जलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी में वो रोपित हो सकते हैं। मतलब कि वहीं पे अगर उनका बीज बोया जाए तो वो वैसे ही क्षेत्र में उपज सकते हैं। तो यही है जो कि मैपिंग की गई है अगरकर शोध संस्थान पुणे। अब बात करें अगर अगरकर शोध संस्थान पुणे की, तो ये भी चर्चा में बना हुआ है। तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि इससे संबंधित हैं। तो कुछ समय पहले ही अगरकर शोध संस्थान ने उच्च प्रोटीन वाले जो गेहूं होता है उसकी एक किस्म विकसित की थी जिसका नाम था MACS 4028। तो ये उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की किस्म थी जिसका नाम था MACS 4028। ये किस्म भी तैयार की गई थी अगरकर शोध संस्थान के द्वारा। वहीं रोग का पता लगाने के लिए एक बग BUG है, बग स्नाइफर, मतलब कि SNIFFER। तो अगरकर शोध संस्थान पुणे ने रोग का पता लगाने के लिए बग स्नाइफर नाम से एक सेंसर भी डेवलपमेंट किया है, मतलब कि सेंसर विकसित किया है। तो ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो यही जो RH14 व RH18 की मैपिंग की गई है। दूसरा क्वेश्चन है ये MACS, ये उच्च प्रोटीन वाला गेहूं की प्रजाति है। उसके बाद बग स्नाइफर नाम से सेंसर का विकास भी किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदूरिज ने संन्यास की घोषणा की है? मतलब कि ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आर्टिज अदूरिज, जिन्होंने की अब संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये स्पेन के फुटबॉलर हैं जिन्होंने की अब संन्यास लेने की घोषणा की है, आर्टिज अदूरिज। बात करें अगर स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यहाँ की यूरो, और प्रेसिडेंट हैं स्पेन के पेड्रो सांचेज हैं। उसके बाद बात करें तो एक संन्यास और लिया गया है, इनका नाम है जेमी हैप्टन। तो जेमी हैप्टन, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये कौन है? तो ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि 5 बार की ITF खिताब विजेता हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, ये कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ जिनका कि निधन हो गया, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, भारत के हॉकी के खिलाड़ी थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, तो ये बलबीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया है, ये भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। अगर बात करें तो कुछ समय पहले बलबीर सिंह खुल्लर का भी निधन हुआ था। बलबीर सिंह खुल्लर, उनका नाम था बलबीर सिंह खुल्लर, हालांकि उनका संबंध भी हॉकी से ही था। और ये हैं बलबीर सिंह दोसांझ, और पहले वाले वो थे बलबीर सिंह खुल्लर। तो दोनों में अंतर ध्यान रख के चलना। उसके बाद बात करें अगर बलबीर सिंह दोसांझ की, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि जो लंदन ओलंपिक हुआ था 1948 में, उसके बाद हेलेंस्की जो ओलंपिक हुआ था 1952 में, उसके बाद मेलबर्न जो ओलंपिक हुआ था 1956 में, तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था भारतीय टीम ने, उस टीम के ये सदस्य भी रहे थे। कौन? बलबीर सिंह दोसांझ। उसके बाद ये जो 1956 में जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ था, इसमें ये इंडिया के कैप्टन भी रहे थे। तो इनकी कैप्टन में ही ये गोल्ड मेडल जीता गया था। उसके बाद एक निधन और भी हुआ है आर शनमुगम का। तो आर शनमुगम ये कौन थे? तो ये भारत के एक फुटबॉलर थे जो कि बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए किसके प्रयोग की मंजूरी दी गई है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो
ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें होती हैं उनके निर्माण करने के लिए जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है कॉयर जियो टेक्सटाइल के यूज की। तो इसको यूज करके अब ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बात करें अगर कॉयर जियो टेक्सटाइल, तो ये मजबूत, टिकाऊ और टूट फूट व नमी प्रतिरोधी होती है। जैसे कि ये होती क्या है, तो एक प्रकार से ये चटाई जैसी होती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉयर की, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपके लिए बात बताऊँ कॉयर की, तो जो नारियल होता है, तो नारियल का जो ऊपर वाला जो छिलका होता है जिससे कि रस्सियाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं या फिर अन्य भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चटाइयाँ हो गई, रस्सियाँ हो गई, जिसके लिए जूट वगैरह बोलते हैं। जो नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है तो उस पर जो रेशा लगा रहता है, तो उसी से बनी हुई जो चटाइयाँ होती हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, तो उन्हीं सबसे बनी हुई है ये टेक्सटाइल, जो और इसका नाम दिया गया है कॉयर जियो टेक्सटाइल। ये एक प्रकार की चटाई जैसी है। अब इसका प्रयोग किया जाया करेगा ग्रामीण क्षेत्र की जो भी सड़कें बनाई जाएंगी। अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो कॉयर बोर्ड है, तो कॉयर बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता भी किया है। वो क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच सभ्य दफन के अधिकार को जीवन के अधिकार का भाग बताया है। तो ये सभ्य दफन के अधिकार को जीवन के अधिकार का जो भाग बताया है वो बताया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सभ्य दफन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसे सभ्य दफन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी के लिए उसने जीवन के अधिकार का भाग बताया है सभ्य दफन के अधिकार को। किसने? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बात करें अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये अभी इनकी नियुक्ति हुई है, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है दीपांकर दत्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाहन कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर पहल की शुरुआत की है? तो बाय नाउ पे लेटर पहल की जो शुरुआत की है वो की है मारुति सुजुकी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है इसके द्वारा। और इसने ये पहल चलाई है चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की है। अगर बात करें इस पहल के माध्यम से होगा क्या, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मारुति सुजुकी की कोई भी कार खरीदेगा तो कार खरीदने के बाद प्रत्येक मंथ उसकी EMI दी जाती है। तो कार खरीदने के बाद 2 माह तक EMI ना देने की छूट प्रदान की गई है। तो इसी का नाम दिया गया है बाय नाउ पे लेटर। अगर बात करें, क्योंकि ये जो पहल है वो चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू की गई है मारुति सुजुकी के द्वारा। तो ये इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के, ये है रविंदर कुंदू। वहीं बात करें अगर मारुति इंडिया की, तो मारुति इंडिया की मुख्यालय है नई दिल्ली में, और MD और CEO हैं केनुची आयुकावा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के प्रत्येक एथलीट को कितने रुपए दिए हैं? मतलब कि कोविड-19 के कारण भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा जो खेलो इंडिया के एथलीट हैं उनके लिए 30,000 रुपये दिए गए हैं, और इसमें तकरीबन 2400 जो एथलीट हैं उनके लिए 8.25 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। अब बात करें यहाँ खेलो इंडिया से, तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे उसमें जो सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? तो महाराष्ट्र ने जीते थे। कितने जीते थे? तो 256 जीते थे। तो 256 में 78 गोल्ड मेडल, 77 थे सिल्वर मेडल, और 101 थे ब्रॉन्ज मेडल। तो इस क्रम में थे, ये गोल्ड थे। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे इसमें सर्वाधिक पदक जो जीते थे वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। कितने जीते थे? तो इसमें 46 जीते थे, और 46 में कैसे थे? तो 46 में 17 गोल्ड, 19 सिल्वर, उसके बाद 10 इसमें थे ब्रॉन्ज मेडल।
तो 9 और 7, हाँ ठीक है, 46 ही जीते थे। उसके बाद बात करें ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, मतलब कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय है दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के ये हैं संदीप प्रधान। और मैंने अभी बताया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बाद खेलों के पुनः प्रशिक्षण का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो वो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शराब की MRP के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो ये MRP के ऊपर लगाया जाएगा 50% का स्पेशल कोविड फीस, और ये फीस लगाने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। और उसके बाद शराब की डोर डिलीवरी सेवा भी शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा ही। और बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक, इनकी भी अभी नई नियुक्ति हुई है। उसके बाद बात करें तो अभी जो अम्फान तूफान आया था, तो अम्फान तूफान से प्रभावित जो क्षेत्र थे तो उसमें पश्चिम बंगाल भी था। तो पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। उसके बाद वहीं उड़ीसा के लिए 500 करोड़ की सहायता राशि भी दी गई है, जो उड़ीसा का वो क्षेत्र जो कि अम्फान तूफान से प्रभावित हुआ है। अब बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है उसके लिए पूर्णतः सोलराइज्ड करने के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना बनाई है केंद्र सरकार ने। और उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अभी भरोसा नामक हेल्पलाइन सेवा लॉन्च की है किसने? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। उसके बाद बात करें तो UBC सैनिटाइजर का विकास किया गया है IIT भुवनेश्वर के द्वारा, जो कि कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में ही पड़ता है। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही 13 अप्रैल के लिए नववर्ष त्योहार के रूप में उड़ीसा ने महाविश्वा पना संक्रांति महोत्सव भी मनाया है। उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, इनके लिए पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें कुछ अन्य पॉइंटों पे, तो अभी उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो पितवा प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी। और इसमें क्या था? तो 5 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। और कोविड-19 के इलाज हेतु देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में स्थापित किया गया है। मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत भी उड़ीसा ने ही की थी। और उड़ीसा राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक मिशन शक्ति विभाग का भी गठन किया है, मिशन शक्ति विभाग नाम दिया है उसका। उसके बाद बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो संयंत्र है उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भुवनेश्वर में की गई है, उड़ीसा में ही। जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा से ही की गई है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ भी उड़ीसा में ही किया गया है। और सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम है ईल, ये भी उड़ीसा में ही खोजी गई है। उसके बाद स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित हुआ था, वो हुआ था पुरी, जो कि उड़ीसा का एक ज़िला है। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा की एक नृत्यांगना थी जिनके लिए 2012 में पद्मश्री दिया गया था, उनका निधन हो गया, जिनका नाम था मिनती मिश्रा, ये उड़ीसा की नृत्यांगना थी। उसके बाद बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। इसमें मैंने बताया था कि जो विजेता टीम रही थी वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी। कितने? तो 46 पदक कैसे थे? तो 17 गोल्ड, 19 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा की हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनीता लाकड़ा। तो उड़ीसा की ये हॉकी खिलाड़ी हैं सुनीता लाकड़ा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। उसके बाद उड़ीसा में ही मनाया गया है धानु यात्रा महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में ही किया गया है। और उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त बनाए गए थे जनवरी माह में, इनका नाम था डॉक्टर एन तिरुमाला नायक। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था PPE किट निर्माण में शीर्ष पर कौन है और भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें शीर्ष पर पहले नंबर पर है चीन और भारत का स्थान है दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था भारत में सबसे बड़ी फीचर फ़ोन विक्रेता कंपनी कौन है? तो ये है सैमसंग। तीसरा क्वेश्चन पूछा था फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं जानवी फूकन।
सबको मिलेगा रोजगार जो योजना है वो किस राज्य द्वारा चलाई गई, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 5वां क्वेश्चन पूछा था बुखार क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका भी आंसर मध्य प्रदेश ही है। 6वां क्वेश्चन पूछा था ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है, तो इसका आंसर था USA मतलब कि अमेरिका। 7वां क्वेश्चन पूछा था मौसम संबंधी जानकारी जो है वो किस ऐप में इंस्टॉल की गई है, तो ये इसका आंसर है उमंग ऐप। और 8वां क्वेश्चन मैंने पूछा था किस देश द्वारा ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर था अमेरिका। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस देश द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा अगापे चित्रा मैग्ना किट का विकास किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है किस देश में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं चौथा क्वेश्चन बताना है फोर्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है। 5वां क्वेश्चन बताना है ताइवान की अभी राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुई हैं, दोबारा से नियुक्त हुई हैं। उसके बाद 6वां क्वेश्चन बताना है आयुष्मान भारत योजना के तहत किस नाम से पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया था। इन सब क्वेश्चनों के आप आंसर जरूर दें। दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।